शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत कल हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखा था। मेनली कल का हमारा जो फोकस रहा था वो गंगा नदी के ऊपर ही था। कहाँ से नदी निकली है, किस प्रकार से यह अपना रास्ता चेंज करते हुए कहाँ पर अपने पानी को छोड़ती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ राइट हैंड से आकर के मिल रही हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ लेफ्ट हैंड से मिल रही हैं, कौन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में। इसमें पहले नंबर पर आ जाती है यमुना रिवर। ये यमुना रिवर आप देख रहे हैं, ये भी उत्तराखंड से ही निकली है। उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होती हुई ये छोटा सा जो एरिया देख रहे हैं आप हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी में बहुत लंबे हिस्से से ये होकर के गुजरती है और आकर के प्रयागराज में यहाँ पर मिलती गंगा के साथ में। यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं जो कि इसके राइट हैंड साइड से आकर के मिल रही, जैसे कि बनास, फिर बनास मिल गई चंबल में। दूसरी है काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है, और पार्वती ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो चंबल है। फिर सिंध, बेतवा, दशान, कैन, सोन, और फिर रिहंद, कोयल, ये तो इधर जा कर के गंगा में मिलती हैं यहाँ तक। कैन, दशान, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली सिंध, चंबल, बनास, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं यमुना रिवर की। इसका स्रोत है यमुनोत्री हिमनद, जो हिमालय में बंदरपूर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6300 मीटर की हाइट पर स्थित है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में इसका संगम गंगा के साथ में होता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, कैन इसके राइट हैंड साइड पर मिलती हैं, जबकि हिडन, रिंद, सेंगर, वरुणा इसकी बाएं तट पर मिलती हैं। इसका जो ज़्यादातर जल है सिंचाई के उद्देश्यों से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा में आता है। मतलब नहर नहर के माध्यम से इसका पानी इधर से उधर भेजा जाता है। यमुना शहर में भी इसके पानी की सप्लाई की जाती है। सॉरी, आगरा में इसकी पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये तो था यमुना रिवर से संबंधित। इसके बाद यदि हम बात करें चंबल नदी, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकली है और उत्तर की तरफ होती हुई इसका मुख किधर हो जाता है, उत्तर की तरफ हो जाता है। एक महाखड्ड से गौड़ से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। आप ये देख रहे हैं चंबल मध्य प्रदेश से निकली है, ये महू हो गया यहाँ पर। यहाँ से होते हुए राजस्थान गई, फिर राजस्थान की ये जो बाउंड्री है मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बनाते हुए ये सीधे ऐसे करके निकल कर ये यहाँ पर यमुना रिवर से मिल जाती है। कोटा पहुँचती है जहाँ इस पर गांधी सागर डैम बनाया गया है। कोटा से फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई यमुना नदी में यह मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए फेमस है, जिसे चंबल रेवाइन या फिर खड्ड कहा जाता है। चंबल रिवर डाकुओं के लिए एक शरण स्थली थी, ठीक है, क्योंकि ये जो चंबल रिवर है यहाँ पर ऊंच नीच वाला एरिया हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, गड्ढे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये हो गई चंबल रिवर। चंबल के बाद हम बात करते हैं गंडक रिवर। ये गंडक है यहाँ पर। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। ये जो गंडक है इसकी दो धाराएं हैं, इसमें हमें क्लियर नहीं दिख पा रहा है लेकिन ये दो धाराओं से मिलकर के बनी है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को पानी पहुंचाते हुए बिहार के चंपारण में ये गंगा मैदान में एंटर करती है, गंगा के मैदान में, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है? पटना के निकट जो सोनपुर है यहाँ पर गंडक रिवर गंगा रिवर से जाकर के मिलती है। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी की। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ये बताती है। पार्टिकुलरली हम सेना से संबंधित रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोनों देशों की सेनाएं हम देखते हैं कि कई सारे युद्ध अभ्यास करती हैं ताकि हमारे दोनों देशों के बीच जो रिलेशन चले आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, उनमें और भी ज़्यादा गहराई हो सके। तो देखिए,
बांग्लादेश द्वारा आयोजित किए जाने वाला ये जो आयोजन था, पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। आईएफआर बांग्लादेश की मुक्ति के बाद 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में हर साल 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले मैत्री दिवस का ये पूरक था। मतलब उसी के कार्यक्रम के अंतर्गत इसको भी शामिल किया गया था कि यदि हम मैत्री दिवस सेलिब्रेट करेंगे 50 साल पूरे होने के बांग्लादेश के आज़ादी के, तब हम ये कार्यक्रम भी करेंगे। जो भारत और बांग्लादेश के बीच में औपचारिक जो राजनयिक संबंध है उनकी स्थापना हुई थी, उसका एक प्रतीक है। इस तरह से बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया गया जो पहला आईएफआर है, इसमें भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है उसको मजबूत करती है। तो बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना की भागीदारी रही थी। हमारे देश में कौन कौन से, हमारे देश की तरफ से क्या क्या चीज़ों ने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ पर आप देख लीजिए। 3 जहाज हमने भेजे थे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोच्चि, एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट आईएनएस कावारत्ती और अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा। सभी स्वदेश में डिजाइन और निर्मित युद्धपोत हैं, इनको हमने यहाँ पर भेजे थे। बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम में इन जहाज़ों की उपस्थिति ने भारतीय शिपयार्डों की स्वदेशी जहाज निर्माण करने की कैपेसिटी का यहाँ पर प्रदर्शन किया था। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइक्लोन से संबंधित द हिंदू की। यहाँ से हमारी द हिंदू की खबरें चालू होती हैं। तो साइक्लोन क्या होता है, जिसको हम चक्रवात बोलते हैं। साइक्लोन जब समुद्र का जो टेम्परेचर है, पार्टिकुलरली यदि हम बात करें, जैसे कि यह हमारी गोल गोल पृथ्वी हो गई। अब ये जो पूरा लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं आप, मान के चलिए पूरा पृथ्वी है। यहाँ से लगभग बीचों बीच में हम 2 रेखाएं खींच देते हैं और एक पट्टी बना देते हैं। अब ये वाला जो एरिया है, इधर पर पूरब दिशा है, यहाँ से सूरज उग रहा है, तो सूरज का जो लाइट है इस पट्टी में पूरा सीधा सीधा पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये जो एरिया है ज़्यादा गर्म होता है, इसीलिए इस पट्टी में ही ज़्यादातर साइक्लोन हमको देखने को मिलते हैं। तो नया जो साइक्लोन की चर्चा हम कर रहे हैं उसका नाम रखा गया है मैंडोस। ये एक स्लो मूविंग साइक्लोन है, मतलब इसके मूव करने की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। इसने ऑब्जर्व किया है लॉट ऑफ मॉइस्चर। इसके साथ साथ में अपने साथ में ये क्या काम करेगा, रेनफॉल इसने चालू कर दिया है। और जैसे जैसे वाइंड स्पीड बढ़ते जाएगी ये तेज होते जाएगा, इसका असर तेज होते जाएगा। इसका नाम सजेस्ट किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्टेड किया है, ये जो स्टॉर्म सिस्टम है, नॉर्मली यदि चक्रवात आता है तो उसको सिस्टम के नाम से ही जाना जाता है। ये मूव कर सकता है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टवार्ड डायरेक्शन में, एंड इंटेंसिफाई इनटू डिप्रेशन बाय इवनिंग ऑफ 6 दिसंबर। साइक्लोन की यदि हम बात करें तो साइक्लोन क्या होती है, रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन। इसमें हवा का जो सर्कुलेशन है वो अंदर की तरफ होता है अराउंड ए लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर एरिया कहाँ पर बनता है, जब पानी गर्म होता है। पानी गर्म होगा और यहाँ पर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा। अब जब टेम्परेचर समुद्र का गर्म हो रहा है तो हवा ऊपर उठने लगेगी गर्म होकर के। पानी जो है भाप के रूप में ऊपर उठने लगता है। फिर उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से उसको फिल करती है। तो पानी आप ये समझ लीजिए उड़ते जा रहा है, उसकी जगह नया पानी लेते जा रहा है। फिर इसके साथ साथ में अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि कैसे करके ये घूमने लगा और इधर से उधर जा रहा है। तो हमारी जो पृथ्वी घूमती है उसी के चलते चलते, ठीक है, हमारी पृथ्वी के घूमने के कारण ही वो अपनी डायरेक्शन को पकड़ लेता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। यदि इस पट्टी के भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो अलग है, और भूमध्य रेखा के नीचे यदि हम जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस एरिया की हम बात कर रहे थे वो जो एरिया है, देखिए ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ज़्यादातर साइक्लोन हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है
और बाकी का जो क्षेत्र हो गया वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ सीधा जब लाइट पड़ेगा तो इसका मतलब ये है ये एरिया ज़्यादा गर्म होगा। जब ज़्यादा गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि साइक्लोन आना तय है। तो साइक्लोन को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन या फिर मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर फ्रंटल साइक्लोन या फिर वेव साइक्लोन, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूजेस द टर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन टू कवर वेदर सिस्टम इन विच वाइंड एक्सीड गेल फोर्सेस। मिनिमम 63 किलोमीटर पर हावर को जब हवा पार कर जाती है तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं। ये काफ़ी लार्ज स्केल वाले वेदर सिस्टम होते हैं जो कि डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल वाटर्स में। इसके बाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो ये टेम्परेट जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ में जो हाई लैटिट्यूड वाला एरिया है वहाँ पर आते हैं, देखने को मिलते हैं। अब इनका जो मेनली ओरिजिनेट वाला रीजन होता है वो पोलर वाला रीजन होता है, ध्रुवीय क्षेत्र में ये ज़्यादा आते हैं। अब फिर इनके नाम का डिसाइड कैसे किया जाता है, देखिए साइक्लोन जिनका निर्माण हो रहा है एवरी ओशियन बेसिन में अक्रॉस द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर। आपका जो क्षेत्रीय है मौसम संबंधी सेंटर वो लोग बैठते हैं, इसके साथ साथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर मिलकर के नाम डिसाइड करते हैं। तो 6 RSMCs बनाए गए हैं पूरे विश्व भर में। इसमें इंक्लूड है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड 5 TCWCS। 2000 में क्या हुआ था, एक ग्रुप ऑफ नेशन जिसका नाम रखा गया था WMO या फिर ESCAP, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसमें शामिल हैं कौन कौन से देश, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये डिसाइड करते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे करके हम रखेंगे। आफ्टर ईच कंट्री सेंट ए सजेशन, हर देश अपनी तरफ से सजेशन भेजता है। फिर WMO का जो पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइनलाइज कर देता है इसकी लिस्ट को। अब जो WMO था इसने अपने ग्रुप में थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, जैसे कि ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन भी इसमें शामिल हो गए थे। न्यूज़ की बात कर लेते हैं। साइक्लोन मांडाउ ने चालू कर दिया है लैंडफॉल, मतलब अब बारिश इसने ला दिया है कहाँ, मम्मालापुरम कोस्ट नियर चेन्नई में 10 PM ऑन फ्राइडे को। ब्रिंगिंग मोर इंटेंस रेन टू कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर बारिश अब तेज हो गई है। साइक्लोन के मूवमेंट की जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर पर हावर है। इसके साथ साथ में जो वाइंड है इसकी मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर हावर हो सकती है। तमिलनाडु के साथ साथ में प्रभावित होगा पुदुचेरी, इसके अलावा साउदर्न आंध्र प्रदेश सैटरडे मॉर्निंग तक। प्लेसेस लाइक चेन्नई, इसके अलावा तिरुवल्लूर, रानीपेट, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सरफेस वाइंड का 50 से लेकर के 60 किलोमीटर पर हावर रात में 9 बजे की ये बात है। अब सरकार इनसे निपटने के लिए क्या क्या काम कर रही है, कम से भी कम 470 पर्सनल कहाँ के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के, इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डेप्यूटेड किए गए हैं अलग अलग शहरों में, ताकि लोगों को यदि किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो उनको निकाल सकें। इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम की हम बात करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम एक रास्ता है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब जजों का एक समूह होता है इसमें, जिसमें बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI, इसके साथ साथ में 4 सीनियर जज इसमें बैठते हैं और ये लोग रिकमेंड करते हैं केंद्र सरकार को कि किनको आप जज बनाओगे, किसका कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र से रिलेटेड पावर कॉलेजियम सिस्टम में मौजूद है। इसमें सरकार
कुछ नहीं कर सकती, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं। एक ही बार बस वो नाम को भेज सकती है वापस कि आप इनको फिर से विचार करिए, लेकिन फिर से यदि सुप्रीम कोर्ट वही नाम भेज देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसको बाध्य होकर के फिर उनकी बात मानना ही पड़ेगा। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इज़ नॉट रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है और स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट। इट हैज़ इवॉल्व थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस ये जो आया है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं अलग अलग, उन्हीं से ये निकला है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है ये 5 मेंबर वाली एक बॉडी है विच इज़ हेडेड बाय इंकुम्बेंट CGI। इसके हेड बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें शामिल होते हैं 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट दैट टाइम। हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लीड बाय इंकुम्बेंट ऑफ चीफ जस्टिस। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम सिस्टम चलता है। इसमें इसके हेड रहेंगे वहाँ के चीफ जस्टिस, इसके साथ साथ में 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। बाय इट्स वेरी नेचर द कंपोजिशन ऑफ कॉलेजियम कीप्स चेंजिंग। देखिए इसका जो नेचर है ना वो अलग अलग है। यदि हम हायर जुडिशरी की बात करें तो उन जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट हैज़ ए रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। सरकार का क्या रोल है? सरकार का कोई रोल ही नहीं है, इसमें मेन हो जाता है कॉलेजियम सिस्टम। जो नाम रिकमेंडेड किए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम, हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जो नाम रिकमेंड किए गए हैं ये कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास, ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय CGI एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सबसे पहले CGI के पास जाएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास जाएंगे, तब जाकर के सरकार के पास इनको भेजा जाता है यदि हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है नाम को। तो जो रोल हो गया गवर्नमेंट का इस पूरी प्रोसेस में लिमिटेड है टू गेटिंग एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। केंद्र सरकार की भूमिका एकदम जीरो हो जाती है किस मामले में? अपनी पावर का इस्तेमाल करने के मामले में। इसके साथ साथ में यदि इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, इफ़ ए लॉयर इज टू बी एलिवेटेड एज ए जज इन ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो वकील है क्या वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का? इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका क्या करती है? इंक्वायरी कंडक्टेड कराती, लेकिन इसमें पावर बहुत लिमिटेड है। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट कैन आल्सो राइज ऑब्जेक्शन एंड सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कॉलेजियम सिस्टम चॉइस। सरकार के पास ये तो है कि वो ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कॉलेजियम सिस्टम ने जो चॉइस करी है, लेकिन कॉलेजियम रिट्रिएट कर देता है सेम नेम, फिर से वही नाम भेज देता है, तो गवर्नमेंट बाध्य है कि उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अब कभी कभी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट डिले कर देता है अपॉइंटमेंट को लेकर के, स्पेशली इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट इज प्रिसाइब्ड टू अनहैप्पी विद वन और मोर जजेस रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय द कॉलेजियम। अब सरकार को लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इनको नहीं बनाना चाहिए, तो सरकार क्या है डिले कर सकती है, और जब सरकार डिले करेगा तो हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, ये बात क्लियर है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा फिर सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आता है कि हम इतने नाम भेजे हैं, अभी तक आपने उसको कोई जवाब ही नहीं दिया, इतनी लेट अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ट्रांस पर्सन के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है कि पुलिस की पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने फ्राइडे के दिन कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के कि जो ट्रांस पर्सन है ये लोग अप्लाई कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो केवल पुलिस कांस्टेबल तक ही क्यों सीमित किया गया है, अभी ये सोचने वाली बात है। बाकी पोस्टों के लिए क्यों नहीं इनको आगे बढ़ाया गया है कि SI बन सकते हैं या फिर और भी ऊपर। एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बिफोर ए डिवीज़न बेंच ऑफ चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त एंड जस्टिस अभय आहूजा के द्वारा। उन्होंने कहा था कि स्टेट वुड फ्रेम ए गाइडलाइन, हम एक गाइडलाइन का निर्माण करेंगे
इसमें कुछ हम रूल सेटअप करने वाले हैं, स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं कि ट्रांस पर्सन जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनकी नियुक्ति हम पुलिस में कर सकें। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो थर्ड ऑप्शन है वुड बी एडेड टू कॉलम ऑफ जेंडर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे तो उसमें थर्ड ऑप्शन भी ऐड कर दिया जाएगा ट्रांस पर्सन को लेकर के। इसके साथ साथ में 2 पोस्ट फॉर पुलिस कांस्टेबल वुड बी कीप वैकेंट फॉर देम। इसके अलावा मात्र 2 पोस्ट, केवल और केवल 2 पोस्ट वैकेंट रखी जाएगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किया जा रहा है ये काफ़ी अच्छा है। वो लोग भी समाज में आगे आएंगे, समाज में आगे बढ़ पाएंगे। सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, सही हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अभी हमने जो पढ़े उसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सहमति मिल गई है अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 एडिशनल जजेस को एज ए परमानेंट जज। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जिसके हेड थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, फ्राइडे के दिन इन्होंने अप्रूवल दे दिया है एक प्रपोजल को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 3 एडिशनल जजेस। उनके नाम बताए गए हैं। अब ये परमानेंट जज के रूप में काम करेंगे केरला हाई कोर्ट के। तो यहाँ आप देख रहे हैं केरला हाई कोर्ट में एडिशनल जज को परमानेंट जज यदि बनाना है तो इसके लिए सहमति किससे लेना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम रहता है उसके हेड होते हैं वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और देख लेते हैं ट्राइसोनिक वाइंड टनल के बारे में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को मिल गया है ट्राइसोनिक वाइंड टनल। एक न्यू ट्राइसोनिक वाइंड टनल कहाँ पर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया थर्सडे बाय कंडक्टिंग द फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट सक्सेसफुली। इसके लिए कुछ टेस्ट किए गए थे, वो टेस्ट सक्सेस रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें जो इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी मैसिव है। विच कैन परफॉर्म टेस्ट इन 3 स्पीड रिजीम। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं 3 स्पीड में। इक्विप्स द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विद ए रोबस्ट इन हाउस सपोर्ट सिस्टम फॉर स्पेस मिशन। स्पेस मिशन के लिए हमें थोड़ी सी टेस्टिंग यदि करना है, इन हाउस सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो ये इसकी पूर्ति यहाँ से हो जाएगी। तो हमारे देश के लिए ये एक बिग स्टेप है टुवार्ड सेल्फ रिलायंस इन एरोस्पेस सेक्टर, ऐसा VSSC का कहना है। वाइंड टनल के बारे में बताया जा रहा है। वाइंड टनल कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं टू स्टडी इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो कैसा है सॉलिड ऑब्जेक्ट में, इसका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। इन दिस केस स्केल मॉडल्स ऑफ इसरो रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट जो बनाए गए हैं इनका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। एयर फ्लो का अध्ययन किया जाएगा। ट्राइसोनिक वाइंड टनल 8VSC इज अबाउट 160 मीटर लॉन्ग एंड मेजर्स 5.4 मीटर एट इट्स वाइडेस्ट पार्ट। चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये बना यहाँ पर बताया गया है। अब जो टेस्टिंग यहाँ पर की गई थी इसका नाम रखा गया था ब्लो डाउन टेस्ट। ब्लो डाउन टेस्ट स्टोरेड गैसेस आर रिलीज। इसमें क्या किया जाता है, जो गैस इकट्ठी की जाती हैं उनको रिलीज किया जाता है। एंड ब्लोन थ्रू द टनल्स टेस्ट सेक्शन। टेस्ट सेक्शन से होकर इसको गुजारा जाएगा। इसके बाद फ्लाइट की कंडीशन से भी इसका गुजारा जाता है। इसके बाद सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। जो आज अच्छे से हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं एडिटोरियल को, वो है हमारा PDS सिस्टम से संबंधित। सरकार किसानों से हाई प्राइस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में चीज़ें खरीदती है, गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है। फिर उसी को क्या काम करती है सरकार, सस्ती दरों में गरीब लोगों को बेचती है। मतलब कुछ को तो फ्री में देती है और किसी को बहुत कम रेट में प्रोवाइड करती। इस प्रकार से हमारी सरकार जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करती है। तो यदि हम एक्सपांड कर देते हैं PDS कवरेज को, क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 2011 से ही बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट का जो रेजिस्टेंस है टू इम्प्लीमेंटिंग ए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इज ए बैफिंग।
यहाँ पर बैफिंग वर्ड यूज़ किया गया है, तो बैफिंग का अर्थ हम देख लेते हैं। बैफिंग का मतलब होता है विस्मयकारी या फिर रहस्यमय। 2011 से ही जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीडीएस कवरेज का विस्तार करना कोई ब्रेनर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने के लिए सरकार यदि मना कर रही है तो ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है। हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, NFSA, नफसा जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से ये कानून प्रोवाइड करता है एक क्रूशियल सेफ्टी नेट रफली 800 मिलियन लोगों को हमारे देश में। कई सारे क्रिटिक्स जो कि पीडीएस सिस्टम की आलोचना करते थे, उन्होंने भी सराहना करी है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान में इस स्कीम की। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया था कोविड-19 लॉकडाउन के चलते चलते, इसने ये बात क्लियर कर दिया था कि पीडीएस सिस्टम में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे एक्सक्लूड है, मतलब इसमें शामिल नहीं है, पीडीएस के बाहर है। तो इस मानवीय संकट के जवाब में सरकार ने क्या काम करी थी, एक समझदारी वाला नीतिगत डिसीजन लिया। इसने क्या काम किया, उन 800 मिलियन लोगों को जो पहले से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है उनको तो देगी ही, जितना मिल रहा था 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, इसको सरकार ने क्या काम कर दी, 10 किलोग्राम कर दी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सक्लूज़न की प्रॉब्लम, किसी को हम बाहर ना कर दें। तो एक और स्पष्ट समाधान उस समय भी सुझाया गया था, मतलब जनसंख्या अनुमानों के हिसाब से जनसंख्या कवरेज बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम थी कुड बी बिकॉज ऑफ नफसा कवरेज राशंस वर टू लो टू स्टार्ट विथ और ड्यू टू फ्रीज इन कवरेज इन एब्सोल्यूट टर्म अराउंड 800 मिलियन। क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं के चलते चलते जो गरीब व्यक्ति है ना वो भी इस योजना के दायरे में नहीं आ पाते हैं, और वहीं आप देखोगे जो अमीर व्यक्ति हैं उनके तक राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके राशन कार्ड नहीं बने। इस प्रकार से उनका एक्सक्लूजन हो गया है। तो पीडीएस कवरेज इज डिटरमाइंड बाय सेक्शन 32 ऑफ नफसा 2013। पीडीएस कवरेज के बारे में नफसा कानून की सेक्शन 3(2) में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इंटाइटलमेंट ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड, कोई व्यक्ति इसके योग्य है कि नहीं है, शैल एक्सटेंड अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। 75% की बात यहाँ पर कही गई है किस एरिया में, ग्रामीण पॉपुलेशन में, और 50% बात करी गई है शहरी क्षेत्र में। सेक्शन 9 ऑफ द नफसा रिक्वायर्ड दैट टोटल नंबर ऑफ पर्सन टू बी कवर्ड, जितने भी मेंबर हैं सबको कवर किया जाएगा। सेल वो कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट एज पर सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। इसमें सेंसस का भी ध्यान रखा जाता, जनगणना का, जनगणना में कितने मेंबर लोग थे उस हिसाब से आपको राशन का वितरण किया जाएगा। अब सरकार कोई भी समझदारी वाली नीति बना रही है तो इसमें जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखना जरूरी है, तब जाकर के आप कवरेज को सालाना करिए, उसको नया करिए। 2011 की पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, तब से लेकर के आज तक राशन कार्डों की संख्या निर्धारित करने में जनसंख्या वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि 2021 की जनगणना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 दशक का अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो सरकार हम देख रहे हैं कि निष्क्रियता रखती है। इसी के चलते चलते इस मामले को जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी समस्या और दुख के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाया गया, मतलब 2020 में किसी ने याचिका दायर करी थी। फिर 21 जुलाई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति व्यक्त किया कि कवरेज की जो बढ़ाने की प्रार्थना है वास्तविक और उचित है। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सूत्र या फिर
नीति योजना कोई भी है तो के साथ आने का निर्देश दिया, ताकि नफ्सा के तहत जो लाभ है 2011 की जनगणना उसके अनुसार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2011 के हिसाब से देखोगे तो 100 आदमी निकलेंगे और 2022 चल रहा है, तो और आदमी तो इसमें इंक्लूड होना चाहिए ना। इसलिए 2011 का जो प्रतिबंधित इसमें मुद्दा है उसको यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि देखिए, सरकार इसको किस रूप में देखे, सरकार इसको देखे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से हमें इसके कवरेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। किस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट का जो सजेशन है उसको साइड स्टेप किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर में ही मेंशन किया गया है, कोर्ट ने ऑलरेडी क्या किया था, कोर्ट हैड टेकन इनटू अकाउंट डिलेड सेंसस एंड सजेस्टेड सॉल्यूशन। सेंसस में जो डिले किया जा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ध्यान में बैठा लिया, ठीक है। इसके अलावा सजेस्टेड ए सॉल्यूशन, उन्होंने एक सॉल्यूशन भी सुझाव दिया था। टू यूज़ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन के अनुमान के लिए सरकार क्या काम कर सकती, कई सारी रिपोर्टें आती रहती हैं टाइम टाइम में, उनका इस्तेमाल कर सकती है। ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन यदि हम 2021 के लिए बात करें वो अवेलेबल हैं कहाँ से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से, लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है साइड स्टेप्स हिज सजेशन, उसको अपने माइंड में लेती नहीं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं था कोर्ट की तरफ से कि आप चेंज कर दो इस कवरेज को, 50% आप अर्बन में दे रहे हो, 75% रूरल में दे रहे हो। तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है मिस्चीवली अटेम्प्ट, मिस्चीवली मतलब शरारतपूर्ण ढंग से, अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द डिस्कशन टुवर्ड द फिक्सेशन ऑफ कैप। यहाँ से सरकार ने क्या काम कर दी है, कैप लगा दी है 75% का और 50% का। 75% गाँव वाले एरिया में हो गया और 50% हो गया आपका शहरी क्षेत्र में। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यदि हम फैक्ट वाली बात करें, वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टली डिबेटेड इशू ऑन नफ्सा इन पार्लियामेंट वाज दैट कवरेज शुड बी यूनिवर्सल। सबसे ज़्यादा जो बात करी गई थी वो कवरेज को यूनिवर्सल बनाने की बात करी गई थी। पार्टी जैसे कि बीजू जनता दल एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ में अदर भी थी, ये यूनिवर्सल करने की बात कहते हैं, मतलब जो कवरेज है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाइए कहते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है इनकन्वीनियंट फैक्ट की यदि हम बात करें, असुविधाजनक फैक्ट की, इन मेकिंग एन आर्गुमेंट फॉर रिड्यूसिंग कवरेज राशन द गवर्नमेंट एफिडेविट आल्सो रिलाइज ऑन फॉल्टी लॉजिक, एज पर कैपिटा इनकम हैज़ इंक्रीज द वल्नरेबल पॉपुलेशन वुड हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली कंसिडरेबली। मतलब सरकार अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती है, इसके लिए सरकार ने क्या काम कर दी है, अपने कुछ ना कुछ बहाने ला दी है। उनका कहना है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की, इसके अलावा जो गरीब लोगों की पॉपुलेशन है वो भी डाउन हुई है कंसिडरेबली। इवन स्कूल चिल्ड्रन note that an increase in coverage does not necessarily imply to increase for everyone। सरकार बहाने मार रही है कि गरीब लोगों की संख्या में गिरावट आई है। दूसरा बहाना ये है कि जो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम है लोगों की बढ़ी हुई है, इसलिए हमें इसे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सरकार एक्सपांड नहीं करेगी तो सरकार अपने जेब से भी पैसे खर्च नहीं करने वाली है। एक बात यहाँ पर और की जाती है, देखिए कई सारी सेवरल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऐसी हैं जो कि वार्निंग देती हैं राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। वो कह रही हैं हमारे देश में असमानता, आर्थिक असमानता बढ़ते जा रही है, मतलब गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार हमेशा दोहराते रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते जाती है। बट स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग पीपुल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो राज्य सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं लोगों के नामों के लिए, वो ही आइडेंटिफाई करती हैं, फिर ये नंबर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इस स्कीम में कवर किए जाते हैं। अब हम बात कर लें यदि कवरेज बाय स्टेट की, स्टेट की तरफ से किस प्रकार से कवरेज किया जा रहा है, तो
इसमें कौन कौन से बात कही जा रही है। चूँकि देखिए, इट इज़ नॉट ए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ हार्डशिप फेस्ड बाय पीपुल। पीपुल क्या क्या चीज़ को फेस कर रहे हैं, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने यूज़ किया है देयर आउन रिसोर्सेज, अपने जेब से खुद खर्चा कर रही हैं। दिस इंक्लूड पुअर स्टेट सच एज छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा टू एक्सपांड कवरेज बियॉन्ड द सेंट्रली डिटरमाइंड कोटास। केंद्र सरकार 2 रुपये दे रही है, केंद्र सरकार 2 किलो दे रही तो हम आपको 5 किलो देंगे, मतलब इन्होंने अपने जेब से खर्चा किया है, वो भी गरीब स्टेट में। यदि हम हमारे एस्टिमेट को लगाएं, खेरा एंड सोमांची, खेरा इन सोमांची 2020 की बात करें तो देयर वर 809 मिलियन नफसा पीडीएस बेनिफिशरीज सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने लोगों को सपोर्ट करी, 809 मिलियन लोगों को। यहाँ पर जो एडिशनल 90 मिलियन पीपुल है ना, इन्होंने एक्सेस किया था सेम या फिर मोर बेनिफिट फ्रॉम द पीडीएस एस नफसा बेनिफिशरीज थ्रू देयर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग आप देखिए कि 90 मिलियन लोगों को खाना प्रोवाइड करी थी। इसके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और भी 51 मिलियन पीपुल को, बट देयर इंटाइटलमेंट वर लेस देन दोज ऑफ नफसा बेनिफिशरीज। नफसा के बराबर फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सरकार खरीदती है किसानों से, इसके अलावा आपके पास बढ़िया कंफर्टेबल रूप से खाद्य भंडार की स्थिति है, तो इस स्थिति को काफ़ी किफ़ायती बना देती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डायरेक्शन है जनसंख्या वृद्धि के एडजस्टेबल के हिसाब से यदि हम देखें कि कैसे करके आपको कवरेज करना है, एडजस्टिंग फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल इंक्रीज कवरेज बाय रफली 10%। जो 800 मिलियन सरकार कह रही है वो कितना हो जाएगा, 900 मिलियन हो जाएगा। तो देखिए, 800 मिलियन जो मौजूदा राशन कार्ड लाभार्थी हैं, कोविड-19 के अंतर्गत आपने डबल राशन दिया, मतलब 5 किलो से 10 किलो कर दिया। खाद्य सब्सिडी को दोगुना करने की तुलना में ये कुछ भी नहीं है, जबकि डबल राशन के विस्तार ने केंद्रीय खाद्य सब्सिडी को दोगुना कर दिया था। इसने सरकार को अपने बढ़ते हुए बफर स्टॉक से जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही थी कि इतना सारा अनाज हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको आखिर हम करेंगे क्या, तो गवर्नमेंट को डिले करने के बजाय एनी फर्दर द मैटर हैज़ बीन इन सिंस कोर्ट 2020 सुप्रीम कोर्ट शुड बी फर्म डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू गेट विथ apportioning the additional coverage of roughly 100 million across state so that the state can start identifying new ration and card beneficiaries. People should have not to pay